हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार फिर से। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और अब उनकी जो भी हमने टॉपिक अब तक पढ़े थे सल्तनत काल के, उससे संबंधित जो भी अब अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो हम देखने वाले हैं। छोटे वाले प्रश्न है जो कहीं से डीप से बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो हमने जो टॉपिक पीछे पढ़े थे वो हम व्याख्यात्मक प्रश्न मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हालांकि अगर इनमें से कुछ मैंने कोशिश की है 99% की, इनमें से अगर कोई छोटा वाला प्रश्न बनता है तो भी आप उत्तर दे सकते हो। मगर कई बार क्या है कि प्रश्न जो है कहीं से पूछा जा सकता है, तो जो सिलेबस में या फिर सीरीज में आपको कहीं ना मिले, तो इसलिए मैं कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ जो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और कॉलेज वाले एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। मैं आपको इन सब का जो भी पढ़ाता हूँ वो सब आपको शॉर्ट में वहाँ पे एक इमेज के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूँ। तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम वगैरह तो आप ज्वाइन कर रखा होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो सबसे पहले देखते हैं, और सल्तनत काल में अब तक हमने जो भी टॉपिक पढ़े और कुछ जो अपने सिलेबस में नहीं है मगर वहाँ से कई बार प्रश्न पूछ जाते हैं वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल करने के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। इस प्रश्न का मतलब यह है कि मोहम्मद गौरी जो है इसने भारत पर कब्जा किया, जीता, और तब ये जब भारत को इसने जीता तो इसने भारत पर राज करने के लिए किस शासक को या फिर किस गुलाम को छोड़ के गया था। तो वो तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने 1206 से लेकर 1210 तक इसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है। और इसका गुलाम कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो था इल्तुतमिश, ठीक है। और फिर इल्तुतमिश के बाद में आई रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान के बाद में आया बलबन, ठीक है। तो इतने शासक हमने पढ़े थे, ध्यान रखना इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी। तो मोहम्मद गौरी ने ही रखी थी, और इसी ने जो है क्या नाम है उस तराइन के युद्ध के अंदर पृथ्वीराज तृतीय को हराकर मुस्लिम शासन की नींव भारत के अंदर रखी थी, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने। फिर आगे देखते हैं, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो अंतिम आक्रमण उसने पंजाब पर किया था, जो पंजाब के खोकर थे उनके ऊपर, और यहाँ से वो मतलब जीत के गया था, ठीक है। अंतिम आक्रमण इसका यही था मोहम्मद गौरी का। फिर आगे देखते हैं प्रश्न, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की। तो 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। गुलाम वंश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। और इसका शासन था 1206 से लेकर 1210 तक, हमने आपको बता दिया। और गुलाम वंश का शासक है जो शासन है वो मतलब कई सालों तक चला था, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न पाँचवा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी फारसी थी, ठीक है। इससे प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कॉलेज के एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा या फिर आधिकारिक भाषा फारसी थी। कई बार मुगल जो है मुगल दरबार की भाषा पूछी जाती है, तो वो कौन सी थी वो हम जब मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, ठीक। फिर अगला प्रश्न आता है, आगरा शहर का निर्माण किसने कराया। तो सिकंदर लोदी ने। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं आगरा शहर के बारे में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है, किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी, ठीक है। तो वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगान खेलने का शौक था और ये घोड़े से गिर गया था, तो इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, ऐबक की, ठीक है। ऐबक गिर गया घोड़े से, ध्यान रखना। आगे प्रश्न आता है, कुवैत उल इस्लाम जो मस्जिद होती है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए जो इसका निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, और कुवैत उल जो इस्लाम है ये भारत की पहली मस्जिद थी, ठीक है। भारत में सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी, यही थी। और इसके साथ जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनाया था, ठीक है। ये दो जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, और इनका प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न आता है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है, और कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट करवाया था। इसके जो है जिंदा रहते ये काम पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद में इल्तुतमिश वगैरह ने इसका काम पूरा करवाया था, किसका, कुतुब मीनार का। फिर अगला प्रश्न आता है, कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया। अभी हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका काम स्टार्ट करवाया। फिर कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया, इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा करवाया, ठीक। फिर जो अगला प्रश्न आता है इसको मैंने अलग कलर से इसलिए किया है प्रश्न को, ये क्योंकि कम इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, सबको पता है इल्तुतमिश की थी। और किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर अभी बाकी है, और ये सिलेबस जो मैंने देखा उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा था, तो सिलेबस में अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक नहीं था, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक अलग से खिलजी का जो है टॉपिक लेकर आऊँगा, ठीक है। तो वो आप टाइम निकाल कर कभी देख लेना अगर आपको टाइम मिले तो, वरना अलाउद्दीन खिलजी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। और इस
प्रकार के जो प्रश्न है वो कंपटीशन एग्जाम बहुत बार पूछ जाते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस वगैरह हो गया, रीट हो गया, ग्राम सेवक हो गया। तो वो हो सकता है कि आप तैयारी करोगे जब कंपटीशन की, तो इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान रखना। तो अभी ग्राम सेवक में भी सल्तनत काल से एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, इसी प्रकार का। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। जो सांकेतिक मुद्रा है इसका जो चलन है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। और जो अगला वंश हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश, वही उसी का ये शासक था, कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। इस वीडियो के बाद हम तुगलक वंश को शुरुआत करेंगे, ठीक है। अभी 2-3 वंश और बाकी है, अभी हमने एक गुलाम वंश पढ़ा है, और हो सकता है आप वीडियो लेट देखेंगे, तब तक ये जो है इसकी पूरी सीरीज आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, सारे सल्तनत काल के वंशों की। अगला प्रश्न आता है कि सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। तो जो विरोधों का मिश्रण है वो मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा है। मतलब ये कहता कुछ था और करता कुछ था, और कभी कभार ये जो काम करवाता वो उल्टा पड़ जाता, इस प्रकार इसको विरोधों का मिश्रण कहा, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न आता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इब्राहिम लोधी था, और इसने जो है मतलब इसको बाबर ने हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी 1526 के अंदर, ठीक है। तो ये जो कपिल शर्मा शो आपने कभी देखा हो, तो वो बार बार पूछा, मतलब कॉमेडी के अंदर ही वो एक सवाल पूछता है कि जो बाबर है वो भारत में कब आया था। तो बाबर 1526 में भारत आया, और इसने इब्राहिम लोधी को ही हराया था, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी को इसने हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो वो युद्ध कौन सा था वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको आता है तो। अगला प्रश्न आता है इनाम की जो भूमि होती है, इनाम भूमि किसे दी जाती थी। तो इनाम उस भूमि का नाम था, जैसे हमने पढ़ा था इक्ता भूमि या इक्ता प्रथा, तो इसी प्रकार की एक भूमि थी इनाम। तो इनाम भूमि जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति होते थे, बड़े बड़े ज्ञानी वाले, उनको ये इनाम वाली भूमि दी जाती थी। अगला प्रश्न आता है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो सबको पता है रुजिया सुल्तान थी, ये प्रथम थी और एकमात्र यही थी, ठीक है। फिर दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने पूरे भारत पर कब्जा करने का ट्राई किया था। इससे पहले जो भी शासक हुए वो केवल उत्तर भारत तक ही सीमित थे। अगला प्रश्न था विदेशी जो यात्री होता है इब्न बतूता, वो कहाँ से आया था। तो वो मोरक्को से आया था, और किसके शासनकाल में आया ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इब्न बतूता का हम प्रश्न अभी आगे देखेंगे कि किसके शासनकाल में आया है, और अगर आपको पता है तो कमेंट बताना। और ये मोरक्को से आया था। इसके जो ये इस सवाल के बजाय वो ज़्यादा पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके दरबार में था या किसके शासनकाल में आया था, ठीक है। तो देखिए ये अगला ही प्रश्न आ गया है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत में आया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम है, और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और ज़्यादातर चांसेज है पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो वो लिख देंगे, अगर कॉलेज वाले एग्जाम है सेकंड ईयर में तो वो ऐसा लिख देगा इब्न बतूता। तो आपको उस पर टिप्पणी करनी होती है या फिर 2-4 लाइनें लिखनी होती है। तो आपको लिखना होता है कि इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और इसका जो ये ग्रंथ है वो रेहला इसने ग्रंथ की रचना की थी, और इसके अंदर सल्तनत काल का विवरण मिलता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। तो खलीफा घोषित जो करने वाला अपने आप को शासक था वो था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक खिलजी वंश जो है इसका जो शासक होता है मुबारक शाह, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। अगला प्रश्न आता है खिलजी वंश की स्थापना किसने की, कब की। तो ये तारीख आपको याद नहीं रखनी है। 1290 के अंदर खिलजी वंश की स्थापना हुई थी, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थापना से संबंधित किसने, संस्थापक से या फिर किसने संस्थापना की थी, ठीक है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। तो ये बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति का मतलब वो ये होता है कि इसने मुद्रा वगैरह इस प्रकार की चलाई, कंट्रोल किया पूरे बाजार पर, ठीक है, बाजार के अनुरूप। तो इसका ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली। तो ये शुरुआत करने वाला जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। फिर अगला प्रश्न आता है अल बरूनी का पूरा नाम क्या था। तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसका पूरा नाम अबू रहन मोहम्मद था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है 11वीं सदी के भारत का दर्पण, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक के स्थायी सेना, मतलब किस शासक ने स्थायी सेना बनाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना बनाई थी। इससे पहले जो इल्तुतमिश और बलबन वगैरह होते थे उसने मतलब सेना तो बनाती थी, उनके पास सेना तो थी मगर वो स्थायी नहीं थी, मतलब वेतन वगैरह नहीं देते। जब युद्ध होता था तभी वो उनको पकड़ पकड़ के ले जाते थे, ठीक है। मगर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने पास स्थायी सेना रखनी चालू कर दी, क्योंकि उसको पूरा भारत जीतना था, ठीक है। अगला प्रश्न आता है गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गुल उखी वाला। तो ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेकेंड ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो सिकंदर लोधी होता था जो वो गुल उखी नाम से कविताएं लिखता था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना सिकंदर लोधी के बारे में। अगला प्रश्न अल्लाही दरवाजा किसका मुख्य द्वार है। कुतुब मीनार का, याद नहीं रखना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की, ठीक है, ये भी आपको याद नहीं रखना है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी टाइप में बहुत, या फिर आरएस के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। अलाउद्दीन के जो आक्रमण जो देवगिरी का शासक था उस समय वो था रामचंद्र देव। ठीक, अगला प्रश्न आता है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो वो था मलिक। उनका नाम था, मतलब पद का नाम होता है मलिक। ठीक है, जैसे अभी कलेक्टर वगैरह होते हैं या तहसीलदार वगैरह, उस प्रकार वहाँ पे जब उस सल्तनत काल में इसका नाम होता था मलिक, जो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था गाँव में। ठीक, अगला प्रश्न आता है तैमूर लंग ने भारत पर, तैमूर लंग नहीं तैमूर लंग है, ठीक है, इसने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 में किया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन के अंदर, मतलब जो बलबन हुआ था गयासुद्दीन बलबन, उसके जो शासनकाल है उसके दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम रहते थे, क्योंकि इससे पहले जो 40 वाला दल था, 40 अमीरों का, उसको इसने समाप्त कर दिया था और उन सबको अपना गुलाम बना दिया था। तो ऑटोमेटिकली इसके दरबार में जो भी अमीर लोग थे या फिर जो पावरफुल लोग थे उनको सबको इसने गुलाम बना लिया, किसने? बलबन ने। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि 40 जो दल है उसका जो है पता नहीं, या फिर नष्ट इसको किसने किया? बलबन ने किया था। वैसे हमने ये सारी चीज़ें जब लेक्चर हमने पढ़े थे तो उसमें कर लिया था। फिर आगे आता है किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये बहुत ही अच्छा मतलब शासक था फिरोज शाह तुगलक, और इसने अच्छे अच्छे काम किए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न आता है किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है बुद्धिमान पागल, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट शासक था, मगर ये जो भी योजनाएं बनाता वो सारी की सारी चीज़ें दूरदर्शी नहीं होती थी, मतलब ये आगे की सोच कर नहीं बनाता था। हालांकि ये जो भी योजना बनाता वो देखने में ऐसी लगती थी कि वो वास्तव में काम की चीज़ें हैं, मगर वो ज़्यादातर मतलब फेल हो जाती थी उसकी योजना। जैसे मोदी जी है, अभी आप बुरा मत माना है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे उन्होंने जीएसटी लागू किया या फिर नोटबंदी लागू किया, तो उन्होंने लागू तो कर दिया, मगर जो भी आगे उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होता था। उस प्रकार जो ये शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको इतिहास के अंदर बुद्धिमान पागल कहते थे। हालांकि ये इंटेलिजेंट था, मगर इसकी योजनाएं हमेशा कभी सफल ही नहीं हो पाई। ठीक है, ध्यान रखना। और मोदी जी वाली बात को सीरियस मत लेना, वो एक सिर्फ जोक था। ठीक है, फिर आता है कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। इसने दिल्ली से अपनी जो राजधानी है दौलताबाद कर ली थी, और इसके बाद कई शासकों ने आगरा कर ली, फिर दिल्ली कर ली, आगरा दिल्ली कोलकाता। ठीक है, इस प्रकार चलती रही। फिर अगला प्रश्न आता है तुगलकनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस भाषा में अपनी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ तुर्कों के समय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, मैं आपको पढ़ के ऐसे ही बता रहा था। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास करता था और इसने दीवान ए खैरात नामक विभाग बनाया था? तो आपको केवल इतना याद रखना है कि दीवान ए खैरात नामक जो विभाग है वो किस शासक के समय बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय दीवान ए जो खैरात है उसका निर्माण हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न आता है ये तो आपको छोड़ना है। संगीत के हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो था, यानी अमीर खुसरो ने एक तो कव्वाली भारत के अंदर शुरुआत की थी। कव्वाली जो भी अभी आप सुनते हो वो कव्वाली की शुरुआत अमीर खुसरो के समय थी, और ये इसका जन्मदाता था, यानी इसने इसका आविष्कार किया था कव्वाली वाला। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो कव्वाली होती है मुस्लिम धर्म के अंदर, उसकी जो आविष्कारक है जन्मदाता है वो है अमीर खुसरो। ठीक है, और हिंदुस्तानी शैली है संगीत की, उसका भी जन्मदाता है अमीर खुसरो था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर शाही कहा जाता है? सिकंदर यानी बहुत ही महान शासक वो हुआ करता था इतिहास में, ऐसा माना जाता है, और वो विश्व विजेता था सिकंदर। ठीक है, तो द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शाही किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। इसको ये मतलब खुद को कहता था कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है सिखों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? तो फिरोज शाह तुगलक को। 2.5 दिन का झोपड़ानामा, ये तो आपको पता है ऐबक ने बनाई थी, कुतुबुद्दीन। फिर आता है कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप मानता था? चंगेज खान। ठीक है, ये ईश्वर को मतलब खुद को ईश्वर का अभिशाप मतलब ये शराब मानता था कि ईश्वर ने मुझको शराब देकर इस प्रकार भेजा है। ठीक है, अगला प्रश्न था मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो जो फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता ये थी कि इसने गुलामों के लगल नहीं अलग विभाग। ठीक है, तो गुलामों का अलग विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की थी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, दीवान बंदगान, दीवान खैरात। ठीक है, अमीर खुर, इस प्रकार को आपको एक्सप्लेन करना होता। तो ये इस प्रकार के जो भी नाम होते हैं जो ये इस प्रकार लिखे जाते हैं, दीवान बंदगान, दीवान खैरात। ठीक है, तो इनको आपको समझना ये है कि ये चीज़ किससे संबंधित है। ठीक है, और प्रश्न इस प्रकार के बहुत ज़्यादा आते हैं सेकेंड ईयर के एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न आता है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया? तो वो फिरोज शाह तुगलक था। इसने बहुत ज़्यादा सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया था, फिरोज शाह तुगलक। यानी एक ये अच्छा शासक था, ये जनता के लिए बहुत ज़्यादा काम करवाता था, फिरोज शाह तुगलक। फिर किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? अल्लाह मुल्क। ठीक है, नाम याद नहीं रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं था ये। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के
स्थान पर नकद वेतन की प्रथा चलाई, तो वो थी अलाउद्दीन खिलजी। तो मतलब ये सैनिकों को पेमेंट देने लग गया था। इससे पहले लोग मतलब सैनिकों को क्या करते थे, जो एकता प्रथा चलती थी, तो एकता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी और वो ज़मीन देता था सैनिकों को, अधिकारियों को युद्ध के बदले, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी उनको पेमेंट देने लग गया नकद के अंदर। अगला प्रश्न आता है, किसने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी को प्रचलित किया? तो इसका तो नाम से पता चल रहा है, गज सिकंदरी यानी सिकंदर लोदी ने इसको चालू किया। और ये इसका मतलब ये है कि ये भूमि नापने के लिए जो पैमाना होता है, जैसे अभी हम ज़मीन नापते हैं उस प्रकार, ठीक है। फिर किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनाई? तो मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए थे उसमें जो लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी जो माता जी होती है उनकी मतलब प्रतिमा लगवाई थी। फिर आगे 2-3% लास्ट है और देख लेते हैं उनको भी। इनमें से केवल ये 1% इंपॉर्टेंट रह गया है। अलाउद्दीन खिलजी का राजदरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। और ये अमीर खुसरो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत सारे जो सल्तनत काल के शासक हुए थे उनका शासन देखा था। तो इसने बलबन का भी शासनकाल देखा, इल्तुतमिश का भी देखा। यानी सबसे पहले इसने इल्तुतमिश, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है ये किसके शासनकाल में आया था, मगर इल्तुतमिश का भी देखा, बलबन का भी देखा, और भी जिस इनके बीच में जो भी शासक हुए थे उनका भी देखा, और अंत में अलाउद्दीन खिलजी तक ये रहा था, ठीक है, अमीर खुसरो। और अभी हमने 1% इनसे संबंधित ये भी पूछा था कि अमीर खुसरो ने जो कव्वाली प्रथा होती है, जो कव्वाली होती गायन होता है भारत के अंदर, उसने शुरुआत की थी। और हिंदुस्तानी शैली होती है संगीत की, इसने भी स्टार्ट की थी अमीर खुसरो ने, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताना कि अमीर खुसरो का जो ग्रंथ है वो कौन सा है। अगर आपको याद है, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर बताना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।